तो हमने आपको बताया कि नंद गोपाल नंदी भी चाय पर योगी के घर पहुंचे हैं। घर से निकलने से पहले उनसे बात की संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने। आइए देखते हैं। हमारे साथ इस समय इलाहाबाद के विधायक नंद गोपाल नंदी जी हैं। सर, कितना बड़ा प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है, आज ऐतिहासिक दिन है। बहुत चर्चा है कि सुबह 10 बजे की जो चाय है उसके लिए सबको फ़ोन आ गया और वहीं निकलने के लिए शायद आप जा भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सही कह रहे हैं। एक तो इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज इस सीट को समय इलाहाबाद बोला जाता है। नाम नहीं बदला, प्रयागराज की सूरत, प्रयागराज का पूरा ज़बरदस्त विकास हुआ है। और पूरे प्रदेश में हम सबका परम सौभाग्य है कि आज इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, जो इस देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्षरशः पूरे प्रदेश में, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए लगातार काम किया। और जो हमारा संकल्प पत्र था, तमाम चुनावी पार्टियां, जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, चुनाव के समय अनाप शनाप कुछ भी, ये भी फ्री, वो भी फ्री, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे, कोई रोड मैप नहीं होता। केवल उनकी सत्ता की भूख, सत्ता का लालच, कुछ भी बोल करके वो सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन 2014 से ही इस प्रदेश की जनता ने अंगड़ाई ली। 2014 में 80 में से 73-90% से ज़्यादा सीटें दे करके भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाने का काम किया। 2014 के बाद उनके द्वारा जो 3 साल काम किया गया, 2017 में भी प्रचंड बहुमत मिला, 2019 में भी प्रचंड बहुमत मिला, 2022 में भी प्रचंड बहुमत मिला। निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है, इसलिए जनता झूम करके वोट। और विशाल प्रताप सिंह जो बातचीत कर रहे हैं वहां पहुंचने वाले नेताओं से लगातार अब लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ लखनऊ से। विशाल, बताइएगा जरा, कितने लोग पहुंच चुके हैं चाय पीने? सौरभ, देखिए, जो लगातार विधायकों का पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार 5 कालिदास पे जारी है। हमसे कुछ देर पहले जो हमने बातचीत की थी नंद गोपाल नंदी से, वो हमसे बातचीत करने के तुरंत बाद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास चाय के लिए। सुरेश खन्ना 9 बार के विधायक हैं, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए वो प्रस्तावक भी थे, वो पहुंचे हुए हैं वहां पर मुलाकात करने के लिए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि काशी क्षेत्र के जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए मुलाकात करने के लिए। अब से कुछ देर में राजेश्वर सिंह, जो कि पूर्व ईडी के अधिकारी रह चुके हैं, सरोजनी नगर से विधायक हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। इस समय हम राम नरेश अग्निहोत्री के घर पे मौजूद हैं, जो कि मैनपुरी के भोगांव से दोबारा चुन करके आए हैं। पिछली सरकार में मंत्री थे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर में वो भी निकलने वाले हैं। जैसे ही वो निकलेंगे हम उनसे ही बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ नाम जो बिल्कुल कंफर्म है, उसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह का नाम है, उसमें ब्रजेश पाठक का नाम है। ये सारे जो पुरानी सरकार के मंत्री थे और मौजूदा समय में विधायक बनकर के आए हैं, इन सब लोगों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो अब से कुछ देर में बस शुरू होने वाला है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो विधायक मंत्री बनने की कगार पे हैं या लिस्ट में ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुंच रहे हैं और पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो हमारी जानकारी में अब तक कम से कम 10 पूर्व मंत्री और विधायकों की संख्या है। आप जानकारी इकट्ठा करते रहे, आप बातचीत जारी रखें, हम आगे भी आपसे चर्चा बढ़ाएंगे। योगी की सेकंड इनिंग में श्रीकांत शर्मा का भी मंत्री बनना तय नजर आ रहा है। मथुरा से जीते श्रीकांत शर्मा पिछली बार ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी और इस बार भी ये संभावना जताई जा रही है कि एक बार फिर से शायद उन्हें ऊर्जा मंत्रालय दिया जा सकता है। श्रीकांत शर्मा, रुचि जी, ये भी अपने अच्छा, उनका बयान भी एक आया है, पहले हम वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत उत्साह है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत उत्साहित है। उत्तर प्रदेश में जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो बहुत उत्साहित हैं। पूरे प्रदेश में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं बहुत उत्साहित हैं। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में प्रचंड जीत भाजपा की हुई है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। और एक बार फिर योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के दोबारा से मुख्यमंत्री आज बनने जा रहे हैं। 4 बजे ओथ स्वेरिंग है। तो आज सब लोग इसी सेलिब्रेशन में है कि लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश प्रतीक्षा कर रहा था कि वो विकास कब उत्तर प्रदेश में शुरू होगा, सुशासन कब होगा। श्रीकांत शर्मा जिनके बारे में अभी मीनाक्षी कह रही थी कि इनको क्या प्रभार मिलेगा, आमतौर पर देखते हैं प्रभार तो बदल ही देते हैं जब नई सरकार आती है कोई सरकार। तो श्रीकांत शर्मा के काम की हालांकि बहुत चर्चा हुई है। बिजली एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में कैंपेन में बनाया गया था। आपको क्या आसार नजर आ रहे हैं, क्या खबरें मिल रही हैं?
देखिए क्या पोर्टफोलियो मिलेगा किसको, इसको लेकर बिल्कुल बीजेपी में छुपी है, कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं। लेकिन जहाँ तक श्रीकांत शर्मा का सवाल है, 2017 में पहली बार विधायक बने थे, अब दूसरी बार बने हैं, लेकिन छात्र राजनीति से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। एबीवीपी के सदस्य थे, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य बने, और उत्तर प्रदेश के जब वो मंत्री बनाए गए, जब योगी सरकार बनी 2017 में, तो उनको और सिद्धार्थनाथ सिंह को जिम्मा सौंपा गया था, सरकार की तरफ से प्रवक्ता बनाया गया था। तो बिजली में काफ़ी अच्छा काम किया, और जो घर घर बिजली पहुंचाई गई उसने भी बीजेपी को जीत में बड़ा योगदान दिया। तो श्रीकांत शर्मा को अच्छा ओहदा मिलेगा, अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, और हो सकता है ऊर्जा मंत्रालय फिर से मिल जाए। हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्ष जी, जितने नाम इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, अब नंद गोपाल नंदी हो, सुरेश खन्ना हो, इसके अलावा विशाल बता रहे थे कि 10 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें रिपीट किया जा सकता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, मुझे एक चीज़ बहुत स्पष्ट दिख रही है, और वो पहले से भी लग रहा था कि बहुत कुछ बदलाव बड़ा नहीं होगा। और चूंकि मंत्रिमंडल में भले ही योगी जी कुछ नए मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन कमोबेश सारी सूची वो उसी तरह से तय हुई है जैसे 2017 में तय हुई थी। श्रीकांत शर्मा का भी आप नाम ले रहे थे, नंद गोपाल गुप्ता नंदी का नाम ले रहे थे। इन दोनों ही लोगों को अलग अलग तरीके से देखिए तो श्रीकांत शर्मा पूरी तरह से वरदहस्त है मोदी और शाह का। वो यहाँ से गए ही इसलिए थे कि वो केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर, एक वो थे और एक सिद्धार्थनाथ सिंह थे। इसके अलावा नंद गोपाल गुप्ता नंदी की अगर बात करेंगे तो नंदी जी योगी जी के आप कहें कि बहुत विश्वस्त व्यक्ति के तौर पर काम करते हैं, और प्रयागराज में जो केशव जी और तो एक बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए भी उनको माना जाता है, और काम वाम करते हैं, थोड़ा कार्यकर्ताओं को जिसको कहे ना कि पैम्पर करके रखते हैं, तो इस तरह की छवि है उनकी। योगी तो जी के नंदी हैं। निश्चित तौर पर। संजय जी हमारे साथ है। मैं सर CSDS का ही डेटा आपने शायद बाद में जारी किया था, जिसमें बताया कि किन किन जाति समूहों का कितना वोट जो है वोट प्रतिशत मिला है इस बार। तो लगभग सभी का वोट परसेंटेज बढ़ गया है, क्योंकि बीजेपी का ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज ही बढ़ा है। तो ये भी एक चुनौती रहती है, क्योंकि आपको सबको एक फेयर रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश होती है। बिल्कुल सौरभ, मुझे लगता है कि इस बात पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए कि अलग अलग जाति समुदाय के कितने लोग मंत्री बनाए गए। भले ही बीजेपी इस बात का दावा करते रहे कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन जाति की राजनीति तो तब शुरू हो जाती है जब टिकट बंटवारे की बात होती है। किस आदमी को किस कंस्टिट्यूंसी से टिकट दिया जाए, इसका निर्धारण जाति के आधार पर किया जाता है। और जब आज मंत्रिमंडल में लोग शपथ लेंगे, तब मुझे लगता है रिप्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखा जाएगा। ओबीसी समुदाय से कितने लोगों को मंत्री बनाया गया, दलित समुदाय से कितने लोगों को मंत्री बनाया गया, इस तरह से अलग अलग समुदाय के रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखा जाएगा। सौरभ, आप याद रखिए, जब मंत्रिमंडल का केंद्र सरकार में विस्तार हुआ था, और विस्तार से ज़्यादा उस बात की कितनी चर्चा हुई थी कि एक ऐसा मंत्रिमंडल है जिसमें ओबीसी के इतने लोग हैं, दलित समुदाय के इतने लोग हैं। तो इस बात पर हमें लगता है नजर रखनी चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन का कैसे ध्यान रखा जाए। जब पार्लियामेंट में स्पीच प्रधानमंत्री की शायद बाधित की थी विपक्ष ने, उस वक्त इसको मुद्दा बनाया गया था कि पिछड़े वर्ग के लोगों को हम आगे ला रहे हैं, तब भी उनको बात उनकी सुननी नहीं दी गई। बिल्कुल, तो मेरी नज़र सौरभ उसी पे रहेगी कि कैसे अलग अलग समुदाय के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और एक नज़र हमें ज़रूर इस बात पर, कम से कम मेरी नज़र तो रहेगी, क्या माइनॉरिटी ग्रुप से किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा, या एक का नाम तो चल रहा है कल से। इसमें एक जरूर बात मैं कहूंगा कि देखिए, माइनॉरिटी से प्रतीक के तौर पर, सिंबल के तौर पर बिहार में भी बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी यहां भी बना देगी। लेकिन सवाल यह है कि एकमात्र कैंडिडेट था जो गठबंधन से था, अपना दल से, वो भी हार गया। तो क्या मुसलमान इस बात के लिए तैयार हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी पे थोड़ा तो भरोसा करें, क्योंकि स्कीम्स के लेकर दूसरी जगहों को वो तो पूरा लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, उसमें कहीं ऐसा नहीं कि उनको लाभ नहीं मिल रहा है। और जहां तक रही बात इसकी कि अगर आप कहेंगे कि जाति की राजनीति, तो मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से देखता हूं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को जो आज समझ में आया, ये समझ में आना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को। अगर वो ये समझते कि सभी जातियों को उनकी हिस्सेदारी स्वतंत्रता के बाद से ही मिलनी चाहिए थी, तो शायद आज इस देश में जातीय विभाजन कम हो जाता, जातीय द्वेष कम होता। मुश्किल ये कि अब इसको पार्टियां समझ रही हैं। पहले सामाजिक न्याय का एक कहें कि टैगलाइन दे के और उसमें घोर जातीय नेता पैदा हो गए। तो मुझे लगता है कि अच्छा है कि राष्ट्रीय पार्टी समझे कि हर जाति को उसकी हिस्सेदारी तो देनी ही पड़ेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।